हेलो फ्रेंड्स, मैंने वो पहला लेक्चर कंप्लीट कर दिया था स्पेस टेक्नोलॉजी का। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स कम टू द नासास मिशन। ठीक है। नासा कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? यूएसए की है। ठीक है। तो नासा का पहला जो मिशन है वो हेलियो फिजिक्स मिशन है। हेलियो फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हम सन का अंडरस्टैंडिंग कर सके, सन के बारे में हमको पता होना चाहिए और उसके इंटरेक्शन से जो अर्थ पे इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो अदर प्लैनेट्स पे पड़ते हैं। ठीक है। तो हेलियो फिजिक्स का मतलब यही है कि सन का इंटरेक्शन अदर प्लैनेट पे कैसे पड़ता है। ठीक है। तो मिशन का एम क्या है? सबसे पहले तो नासा ने हेलियो फिजिक्स मिशन के अंदर 2 मिशन लॉन्च किए हैं। ठीक है। तो मिशन का एम क्या है? सन को एक्सप्लोर करना और ये देखना कि कैसे सन का वेदर जो है वो अर्थ पे इफेक्ट करता है। ठीक है। स्पेस वेदर नियर द अर्थ। ठीक है। एंड साइंटिस्ट को हेल्प करेगा सन और अर्थ के बीच में सन और अर्थ के बीच में क्या क्या सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, तो उसको एक्सप्लोर करने में हमारी हेल्प करेगा। तो पहला जो हेलियो फिजिक्स मिशन के अंदर आता है नासा का, वो है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप मिशन। ठीक है। ये क्या है? एक सोलर टेलीस्कोप है जो सन के एटमॉस्फेयर से जो भी प्लाज्मा जो भी सोलर विंड हमारी जनरेट हो रही हैं और उनका एरेप्शन कैसे हो रहा है वो देखेगा। ठीक है। और मिशन जो है वो सोलर सी भी बोला जाता है, जो कि जापान ने जापान ने स्टार्ट किया है। ठीक है। सोलर सी मिशन जो है जापान ने स्टार्ट किया है। फिर आते हैं सोलर विंड होती क्या है। ठीक है। सोलर विंड वो कैसे क्रिएट होती है? सोलर विंड जो है, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है? जो कोरोना होता है सन का, सन के 7 लेयर्स होती हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। फर्स्ट इज इनर कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, सब सरफेस फ्लोस, फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। कोरोना जो होती है सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसमें प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे उनके कलेक्शन के, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो उनका एक्सपेंशन होता है सन के कोरोना से। तो वो क्या करते हैं, हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। सोलर विंड्स जो होते हैं वो तो सोलर विंड क्या होती है? जो सन के कोरोना से क्रिएट होती हैं, जो प्लाज्मा होती हैं, आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है। देन कम टू इलेक्ट्रोजेट जीमेन इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन। ठीक है। ये सेकेंड मिशन है किसके अंदर? हेलियो फिजिक्स मिशन के अंदर। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करेगा जो अर्थ एटमॉस्फेयर से जनरेट हो रही है, और उनको अरोरा से लिंक करेगा, जो कि अर्थ मैग्नेटोस्फेयर से और अर्थ मैग्नेटोस्फेयर से लिंक करेगा। ठीक है। तो अब अरोरास क्या होती है? मैग्नेटोस्फेयर मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको, अभी आप ये 2 मिशन पढ़ लीजिए। अरोरास क्या होते हैं? अरोरास कैसे बनते हैं? अरोरास जो होते हैं वो जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, जो सोलर विंड आ रही है हमारे यहाँ, जो मतलब जो भी सोलर विंड से क्रिएट हो रहे हैं, सन से जो भी क्रिएट हो रही हैं, वो हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करती है, तो उसको अरोरास फॉर्म होते हैं। अरोरास जो होते हैं वो प्राइमरीली हाई एल्टीट्यूड, दोनों हेमिस्फीयर के हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। ठीक है। दोनों हेमिस्फेयर के हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। ठीक है। अरोरास जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो बनता है उसको बोलते हैं अरोरा बोरिलिस, अरोरा पोलरिस एंड नॉर्दर्न लाइट्स। ठीक है। एंड जो सदर्न हेमिस्फेयर में बनते हैं उनको अरोरा ऑस्ट्रेलिस और सदर्न लाइट बोलते हैं। ठीक है। तो ये 2 टाइप के अरोरास होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अलग बनते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में अलग बनते हैं, और ये हाई लैटिट्यूड्स जो होते हैं दोनों हेमिस्फेयर के, वहाँ पे बनते हैं। ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। तो ये हो गए। तो लेट अस रिवाइज। नासा के 2 मिशन है। हेलियो फिजिक्स के अंदर 2 मिशन आते हैं। पहला मिशन है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप, जो क्या करते हैं? सोलर टेलीस्कोप है, सोलर विंड को एटमॉस्फेयर में जो भी रिलीज हो रही है उनका कॉज मेजर करेगा। एंड देन इलेक्ट्रोजीमन इमेजिंग एक्सप्लोरर, जो इंटरेक्शन मेजर करेगा किसका? इलेक्ट्रिक करंट जो अर्थ एटमॉस्फेयर से क्रिएट हो रही है विद द अरोरास टू अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है। तो ये हो गया नासा हेलियो फिजिक्स मिशन। अब मैग्नेटोस्फेयर होता क्या है? मैग्नेटोस्फेयर वो रीजन होता है अर्थ का जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ की ज़्यादा रहती है एज़ कंपेरिजन टू अदर जो प्लानिटरी स्पेस है उसमें। ठीक है। तो मैग्नेटोस्फेयर फॉर्म कैसे होता है? मैग्नेटोस्फेयर फॉर्म होता है जब सोलर विंड हमारी जनरेट होती है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। सम अदर सोलर मिशंस जो हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सोलर ऑर्बिटल, नासा पार्कर, सोलर प्रोब, ये इंडिया का आदित्य L1 मिशन जो है, ये सब सन पे मिशन है। तो ये नासा का था। नाउ कम टू 5th स्टेट ऑफ मैटर। हमने जनरली पढ़ा है कि हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। हमेशा हम पढ़ते हैं कि 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, आपको वो पता ही होंगे।
ठीक है। तो हमारे यहाँ जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैसेस, एंड फोर्थ इज द प्लाज्मा स्टेट, एंड फिफ्थ इज द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्लाज्मा स्टेट पे पढ़ लेते हैं, फोर्थ स्टेज, उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो प्लाज्मा जो होता है वो गैस की तरह ही होता है, बट उसमें क्या होते हैं, गैस में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं होते, पर हमारे प्लाज्मा में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कम और बिल्कुल भी नहीं रहता है। ठीक है। तो प्लाज्मा पर चार्ज आयन की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव जनरेट होती है। ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड ज़्यादा जल्दी करते हैं। ठीक है। प्लाज्मा का जो शेप होता है वो कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, और वो लेस डेंस होते हैं एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल गैस इज ऑल्सो लेस डेंस देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो वैसे ही प्लाज्मा जो है उसके बाद का स्टेट है तो वो भी लेस डेंस देन सॉलिड और लिक्विड होगा। प्लाज्मा जो है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा कंटेन करता है। ठीक है। जिसमें से 99% जो है आर विजिबल यूनिवर्स इज कंप्राइजिंग ऑफ प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा नेचुरली भी होता है जो सन में होता है, और कोर ऑफ स्टार्स क्वाजर्स इसमें होता है। ठीक है। और अर्थ में भी प्लाज्मा आर्टिफिशियली नेचुरली अकर करता है, जैसे अरोराज में हो गया, फ्लेम्स में हो गया, लाइट्स में हो गया। ठीक है। प्लाज्मा कैन बी ऑल्सो फॉर्म बाई हीटिंग अ गैस टू अ हाई टेम्परेचर। जब हम गैस को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमारे जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे आयनाइजेशन की तरह वर्क करेंगे, तो उससे हमारा प्लाज्मा जनरेट होता है। ठीक है। तो प्लाज्मा फिफ्थ स्टेज है जो गैस के बाद आता है। ठीक है। प्लाज्मा को जब भी हम गैस को ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमारा प्लाज्मा फॉर्म होगा। नाउ कम टू फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। द एग्जिस्टेंस ऑफ जो था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ठीक है। वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर था। इसको डेवलप किसने किया था? बोस आइंस्टाइन ने किया था, और हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, और सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था 1920s में। ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये सुपर कूल्ड गैस है। देखो हमारा प्लाज्मा वो गैस जो था वो कम कूल था, फिर प्लाज्मा को हमने हाई टेम्परेचर में किया तो वो बना प्लाज्मा बना। देन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट जो है वो बहुत कूल्ड गैस है जो एक इंडिविजुअल एटम और इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करती, वो एक एंटिटी सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करती है, सिंगल क्वांटम स्टेट की तरह बिहेव करती है। ओके। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि फॉर्म कब होता है? जब हम उसको कूल करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम उसको कूल करते हैं, तब हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट फॉर्म होती है। ठीक है। जब भी हम टेम्परेचर व्हेन दे रीच दैट टेम्परेचर तो वो सिंगल एंटिटी बनते हैं, अभी हमने बताया विद क्वांटम प्रॉपर्टीज। ठीक है। क्वांटम प्रॉपर्टीज के साथ सिंगल एंटिटी बनते हैं और वो वेव्स के तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। पर ये बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। जैसे ही इनको एक्सटर्नल कोई वर्ड जो कि वार्म है वो इफेक्ट करेगा, वो उनसे इंटरैक्ट करेगा, तो ये अपने कंडेंसेशन स्टेट से बाहर आ जाएंगे। तो ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉसिबल है साइंटिस्ट को कि उनको स्टडी कर सकें अर्थ के अंदर, क्योंकि ग्रेविटी जो है इंटरफेयर करती है इनके मैग्नेटिक gravity interferes with the magnetic field required to hold them in the place for observation। ठीक है। तो ग्रेविटी जो है इंटरफेयर कर देती है, इसलिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हम जनरली इम्पॉसिबल है साइंटिस्ट को उनको देखना। ठीक है। तो ये बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। तो आई होप आई हैव क्लियर दैट फर्स्ट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। बोस टाइम कूल लेट अस रिवाइज कूलिंग्स कूल्ड पार्टिकल्स, कूल्ड गैस पार्टिकल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं, ना कि अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। उनको बहुत जीरो टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, और जब भी कोई आउटवर्ड पार्टिकल इंटरफेयर करता है तो बहुत फ्रेजाइल होते हैं। तो दीज आर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ कम्स टू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हाउ विल दिस एक्सपेरिमेंट हेल्प इन। तो स्पेस क्राफ्ट नेविगेशन के लिए हेल्प करेंगे हमारे। ठीक है। सर्चेस फॉर डार्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल वेव्स, प्रोस्पेक्टिंग ऑफ सब सर्फेस मिनरल्स ऑन द मून एंड अदर प्लानिटरी बॉडीज, क्वांटम मैकेनिक्स पे हेल्प करेंगे, एंड टेस्ट फॉर जनरल रिलेटिविटी प्रिंसिपल। Now comes to the annular solar eclipse. It is very important topic, so you must remember, you must pay attention to this. So आपको पता होगा न्यू मून और फुल मून में डिफरेंस क्या होता है। न्यू मून को हिंदी में बोलते हैं हम अमावस्या, एंड फुल मून को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। ओके। तो जब भी न्यू मून आता है हम देखते हैं कि हमारा जो
पूरा जो है आसमान जो है डार्क पड़ जाता है, वहाँ पे हमको सन की लाइट बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो न्यू मून कब अकर करता है? तो न्यू मून कब अकर करता है? जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तब न्यू मून होता है। ठीक है, न्यू मून कब होता है? जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तब होता है। और हम वहाँ पे सिर्फ डार्क चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है, और मून को हम सन को हम पूरी तरह नहीं देख पाते। तो ये होता है। और इस टाइम सोलर इक्लिप्स कब अकर करता है? सिर्फ न्यू मून के टाइम पे सोलर इक्लिप्स अकर करता है। ठीक है, नाउ कम्स टू द व्हाट इज फुल मून। डिफरेंस क्या है? फुल मून क्या है? जब अंटायर लिट ऑफ द मून, जब क्या होता है, मून जो है वो सन और अर्थ के बिहाइंड आता है, मतलब पीछे आ जाता है, तो फुल मून डे होता है। इसमें क्या है, हम पूरी तरह एंटायर लिट ऑफ मून जो होता है हमको दिखता है, तो वो होता है हमारा फुल मून। और ये जनरली कब अकर करता है? लूनर इक्लिप्स के टाइम पे अकर करता है। लूनर इक्लिप्स के टाइम पे क्या अकर करता है? फुल मून। ठीक है, नाउ कम टू द सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले उसके पहले मैं अम्ब्रा और पेनम्ब्रा पोजीशन आपको समझा देती हूँ। तो अम्ब्रा पोजीशन क्या होता है? जो ये डार्क पोर्शन का लाइट का है वो हम उसे हम अम्ब्रा बोलते हैं, और जो लाइट पोर्शन है मतलब जो उससे लाइट पोर्शन है उसको हम पेनम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट पोर्शन को हम पेनम्ब्रा बोलते हैं और डार्क पोर्शन को हम अम्ब्रा बोलते हैं। ओके, सो नाउ कम टू लूनर नोड्स। लूनर नोड्स जो होते हैं, मून जब अर्थ को ऑर्बिट करता है तो मून जो है टिल्ट कितने डिग्री पर होता है? 5 डिग्री टिल्ट होता है ऑर्बिटल प्लेन्स के। अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से वो कितना टिल्ट होता है? मून 5 डिग्री टिल्ट होता है, विद 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसका एक असेंडिंग नोड होता है, एक डिसेंडिंग नोड होता है। ठीक है, होता क्या है कि डिस्पाइट द मून बीइंग बिटवीन द अर्थ एंड द सन ऑन एवरी न्यू मून डे, द थ्री डू नॉट ऑलवेज कम इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिस्पाइट मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में होने के बावजूद हर न्यू मून के टाइम पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही हो और इक्लिप्स कॉज करे। ठीक है, द नोड्स ऑल्सो रोटेट अराउंड द अर्थ वंस इन 18 ईयर्स। ठीक है, इफ़ द न्यू मून टेक्स प्लेस व्हेन द नोड्स इज बिटवीन द अर्थ एंड सन, न्यू मून अगर हुआ है और अर्थ के सन में, तो वो तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे और इक्लिप्स फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में, दिस इज द ascending node and this is the descending node of this. ठीक है, देन कम्स टू द व्हाट इज सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सोलर इक्लिप्स हमेशा कब अकर करता है? अभी हमने बताया न्यू मून डे के टाइम पे। ठीक है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तब वो सोलर इक्लिप्स अकर करता है। सोलर इक्लिप्स जो होता है वंस इन एवरी 18 मंथ्स होता है, और लूनर इक्लिप्स जो होता है ओनली फॉर फ्यू मिनट्स के लिए होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस। ओके, सो 4 टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस में सबसे पहला आता है टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स तब होता है जब ये बहुत ही कम रेयरली फाउंड होता है। ठीक है, टोटल सोलर इक्लिप्स तब होता है जब इसके 3 कंडीशंस हैं। कब होता है? न्यू मून डे पे होता है, ऑब्वियसली मैंने बोला सोलर इक्लिप्स न्यू मून टाइम पे होता है। मून जब है पेरीजी पोजीशन पे रहता है, मून जब अर्थ के पास रहता है। ठीक है, जो पेरीजी का मतलब होता है क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द मून इज एज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द अर्थ। ठीक है, तो मून जो है वो अर्थ के पास होता है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि मून अर्थ और सन जो है मून जो है अर्थ और सन के बीच में हो और एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड हो। ठीक है, तो जब भी टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो मून अर्थ के इतना पास आ जाता है कि वो पूरी तरह जो है सन को ब्लॉक कर देता है। तो सन जो है हमको पूरी तरह दिखता नहीं है, तो हमको पूरा ब्लैक पोर्शन दिखता है। ठीक है, तो टोटल सोलर इक्लिप्स में हमको क्या दिखता है? पूरा सन का ब्लैक पोर्शन दिखता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं सन का पूरा ब्लैक पोर्शन दिखता है, तो पूरी तरह सन को ब्लॉक कर देता है। इतना पास आ जाता है कि हम सन को देख नहीं पाते हैं उसको। ठीक है, और इट इज़ विजिबल ओनली फ्रॉम स्मॉल एरिया ऑन द अर्थ। ठीक है, विजिबल आप कहाँ से होगा? जब आप अम्ब्रा पोजीशन पे होंगे। अम्ब्रा पोजीशन पे जब होंगे तो वहाँ से आपको ये विजिबल होगा, बाकी जगह से आपको विजिबल नहीं होगा। बाकी से आपको क्या दिखेगा? पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। ठीक है, जो कि मैं बाद में पढ़ाऊंगी, अभी सेकेंड ये। टोटल सोलर इक्लिप्स कब दिखेगा? जब अम्ब्रा पोजीशन पे होंगे, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ द मून के होंगे। ठीक है, सेंटर मून के डिस्टेंस अर्थ में जहाँ पे है सेंटर ऑफ द मून पे पास खड़े होंगे, तभी आपको सिर्फ टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। बाकी लोगों को टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं दिखेगा। जो अम्ब्रा पोजीशन पे होंगे उन्हें ही दिखेगा, और पेनम्ब्रा पोजीशन पे जो भी होंगे उन्हें पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है, पीपल हु आर एबल टू व्यू द टोटल सोलर इक्लिप्स आर एट द सेंटर ऑफ मून शैडो एज व्हेन इट हिट्स द अर्थ।
ठीक है, तो अम्ब्रा पोजीशन में। देन पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ये कब होता है, जब व्हेन सन और मून जो अर्थ जो है एग्जैक्टली इंक्लाइंड ना हो, बट सन जो है अपीयर्स टू हैव अ डार्क शेडो ऑन ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्फेस। ठीक है, तो स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्फेस में डार्क पोर्शन हो तो आप वहाँ पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखेंगे। नाउ कम टू द एनुलर सोलर इक्लिप्स, जिसलिए वो न्यूज़ में था। ठीक है, एनुलर सोलर इक्लिप्स कब अकर करता है, ये जनरली अकर करता है व्हेन द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून फॉल शॉर्ट ऑफ दैट ऑफ सन। ठीक है, एंगुलर डायमीटर जो मून का है वो सन से छोटा हो, सो दैट इट कैन कवर लेटर कम्प्लीटली। ठीक है, जनरली जो एनुलर सोलर इक्लिप्स है उसमें एक रिंग ऑफ फायर बनती है। ठीक है, तो ये कब कब बनती है, पहला तो न्यू मून डे में होना चाहिए। ठीक है, न्यू मून होना चाहिए। दूसरा, मून सन और अर्थ जो है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, और मून जो है एपोजिटिव पोजीशन पे होना चाहिए। जब एपोजी पोजीशन होता है फारदेस्ट पॉइंट ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, मून सन अर्थ से इतना दूर है कि हमको जो सन है वो एक रिंग के शेप में दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस, आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में, सन जो है उस सन के आजू बाजू हमको एक रिंग दिख रही है, उसकी थोड़ी थोड़ी लाइट दिख रही है, तो उसको हम बोलेंगे एनुलर सोलर इक्लिप्स। ठीक है, इसी में एक फिनोमेना कॉज होता है जिसको बोलते हैं हम बैली बीड्स। बैली बीड्स आर विजिबल। ठीक है, ये क्या होती हैं, एक फ्रेगमेंटेड रिंग होती हैं जो कि सनलाइट के जो सनलाइट पास होती है उससे क्रिएट होती हैं। ठीक है, थ्रू द रफ एजेस ऑफ द मून, रफ एजेस ऑफ द मून में, तो इसे बोलते हैं बैली बीड्स। ठीक है, दिस इज द ओनली टाइम व्हेन वन कैन फाइंड टू शेडोज। ठीक है, इसी टाइम पे दो शेडो बनती हैं फॉर एवरीथिंग इन ऑल द साइड्स अंडर द सनलाइट। ठीक है, ड्यूरिंग पार्शियल एंड एनुलर सोलर इक्लिप्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे ही सोलर इक्लिप्स ख़त्म होते हैं वैसे ही आप सन को नहीं देखें डायरेक्ट, क्योंकि वो डेंजरस होती है और आपके आंखों को डैमेज कर सकती है, तो इसलिए उसको नहीं देखना चाहिए। फिर पार्शियल सोलर हाइब्रिड इक्लिप्स क्या होता है, एक टाइम पे आप एनुलर सोलर इक्लिप्स देख रहे हो, एक टाइम पे टोटल सोलर इक्लिप्स देख रहे हो, तो ये होती हैं हमारी पार्शियल और पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो आई होप आई हैव क्लियर द पॉइंट्स ऑफ एनुलर सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो टोटल सोलर इक्लिप्स कब अकर होता है, जब मून जो है बहुत पास रहता है अर्थ के, क्योंकि हमको पूरा ही सन को ब्लॉक कर लेते हैं, और एनुलर सोलर इक्लिप्स जो होता है जब मून दूर रहता है तब कॉज करते हैं, जो कि हमको थोड़ी थोड़ा सन की लाइट दिखती है जो रिंग शेप में होती है। ठीक है, तो दिस इज द एनुलर सोलर इक्लिप्स। नाउ कम टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन्स कोरोना। जनरली हम देखते हैं कि हमारी जो सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कहाँ से आती हैं, हमारी फोटोस्फेयर से आती है। हमको अभी तक यही पता था कि हमारी जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी फोटोस्फेयर से आती है, जो सन की लेयर थी। मैंने अभी आपको एक डायग्राम में शो करवाया था, डायग्राम में दिखाया था कि सन की जो है फोटोस्फेयर से आती है। ठीक है, बट अभी क्या हमको पता चला कि कोरोना से भी है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो न्यूज़ में इसीलिए ये है कि ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन्स कोरोना वाज मेजर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कोरोना क्या होती है, अभी मैंने बताया था जब मैं हेलियोफिजिक्स मिशन पढ़ा रही थी नासा का, उसमें मैंने बताया था कि कोरोना जो है आउटर मोस्ट लेयर है सन्स के एटमॉस्फेयर की, जो कि क्या कंसिस्ट करती है, हॉट डिफ्यूज हाईली आयनाइज्ड प्लाज्मा कंटेन करती है। ठीक है, सन्स की मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत सारा सन का बिहेवियर बताती है। ठीक है, जैसे सोलर मैक्सिमा हो गया, 11 सोलर साइकिल्स हो गए, ठीक है, सनस्पॉट्स हो गए, तो ये सब हमको बताती है। टिल नाउ अभी हमने देखा कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड वर मेजर्ड ओनली एट सन सरफेस फोटोस्फेयर में, पर मैग्नेटिक फील्ड इंफॉर्मेशन ऑफ होल एटमॉस्फेयर ऑफ सन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द इंटरप्ले बिटवीन द सोलर प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सोलर प्लाज्मा का क्या रोल है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है, उससे हम पता कर सकते हैं। रिसर्चर ने एक टेक्निक यूज़ की, उस टेक्निक का नाम है कोरोनल सिस्मोलॉजी मैग्नेटोसिस्मोलॉजी, जो कि कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा। ठीक है, मेथड क्या यूज़ करेगा, कौन सी वेव यूज़ करेगा, एल्वन वेव्स यूज़ करेगा, वेव्स यूज़ करेगा, जो कि ऑब्जर्व करेंगी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऑब्जर्व क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड किस उससे ट्रेवल कर रही है। तो इस स्टडी हमको हेल्प करेगी और ग्लोबल मैप बनाएगी कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, स्टडी किस में हेल्प करेगी हमको, कि रीज़न क्यों कोरोना हीटअप होता है, क्योंकि क्या होता है, फोटोस्फेयर जो होता है वो इंटीरियर पार्ट से कूलर होता है। ठीक है, बट इंटीरियर पार्ट हमारा ज़्यादा होता है, और कोर ऑफ द सन इज़ 15 मिलियन डिग्री, फोटोस्फेयर इज़ दिस, एंड फिर कोरोना उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो हमसे कोरोना से क्यों हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो बताएगा, और एरेप्शन क्यों हो रहा है सन का वो बताएगा। नाउ कम्स टू सोलर साइकिल 25 स्टार्टेड इन दिसंबर 2019।
सन क्या है, एक ह्यूज बॉल है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस हैं जो एंड गैस हैं जो कि प्लाज्मा है, ठीक है। द चार्ज गैस जो होती हैं वो मूव करती हैं और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं, ठीक है। सन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइकिल से जाता है, दैट साइकिल हर 11 ईयर में फ्लिप होती है, कंप्लीटली फ्लिप होती है। दिस मीन्स दैट सन्स का नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बनता है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ का जैसे ही, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट होता है। साइंटिस्ट ने अभी सोलर साइकिल को ट्रैक किया है सनस्पॉट के थ्रू। सनस्पॉट क्या होता है, सनस्पॉट वो पोजीशन होती है अर्थ पे जो कि वो डार्क होती है एज कंपेरिजन टू अदर, जो अर्थ का जो बाकी पार्ट रहता है वो लाइटर रहता है और सन का जो सोलर स्पॉट होता है वो बहुत डार्क रहता है और वहाँ पे जो है ग्रेविटी बहुत ज़्यादा रहती है एज कंपेरिजन टू अदर पार्ट्स के, और वो पार्ट जो होता है वो कूलर होता है सन के अदर पार्ट से। 3 चीज़ें होती हैं सन स्पॉट में, पहला तो वो डार्क होता है अदर पार्ट से, दूसरा वो कूलर होता है अदर पार्ट से, तीसरा कि वहाँ पे ग्रेविटी सबसे हाईएस्ट रहती है, ठीक है। फिर बिगनिंग जो होता है सोलर साइकिल का वो सोलर मिनिमम से स्टार्ट होता है, ठीक है, जब सन स्पॉट वहाँ पे बहुत ज़ीरो रहेंगे। जैसे ही सन स्पॉट थोड़ा इंक्रीज़ होंगे तो सोलर मैक्सिमा बनेगा और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वो एरप्शन जो है एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसके कारण वो रेडियो कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इन सबको इफेक्ट करेगा। जो भी सेटेलाइट हमारे प्लेस्ड है लो अर्थ ऑर्बिट पे तो उनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड जो भी अभी जनरेट हुआ है। नाउ कम्स टू द डिस्कवरी ऑफ पल्सर्स। सो डिस्कवरी ऑफ पल्सर्स ये क्यों न्यूज़ में है, रिसेंटली रॉयल सोसाइटी ने अभी एक अनवील किया है, डेम बर्नल हु इज़ क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग पल्सर्स इन 1967। डिस्कवरी को 1974 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो पल्सर्स होते क्या हैं, सबसे पहले पल्सर्स को समझने से पहले हम न्यूट्रॉन स्टार्स समझ लेते हैं। पल्सर्स और मैग्नेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार कब फॉर्म होते हैं, जब बहुत मैसिव स्टार, बहुत बड़ा स्टार जो है वो कोलैप्स हो जाता है और उसका फ्यूल नहीं बचता है, तब न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होते हैं। कोर जो होता है स्टार का वो कोलैप्स होता है और एवरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, क्रश कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है, तो तब न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। अगर जो कोर है वो स्टार का कोलैप्स हो रहा है बिटवीन 1 to 3 सोलर मासेस, देन वो न्यूट्रॉन नहीं बनता, वो ब्लैक होल बनता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन भी किससे बनता है, सन के स्टार्स के कोलैप्स से बनता है। ब्लैक होल भी स्टार के कोलैप्स से बनता है, बट उसका 1 to 3 सोलर मास होना चाहिए। स्टार्स का जो है हायर मास विल कंटिन्यू टू कोलैप्स टू फॉर्म ब्लैक होल, ठीक है। मैग्नेटर क्या होता है, अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार ये होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा रहता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। हाउ एवर इन अ मैग्नेटर द मैग्नेटिक फील्ड इज अनदर 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। नाउ कम्स टू द प्लाज्मा पल्सर्स। पल्सर्स जो होते हैं वो बहुत तेज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं, सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस एमिट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की और भी वेवलेंथ जो है वो एमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल गामा रेज, रेडियो वेव्स, एनर्जेटिक जो लाइट्स हैं उनको भी यूनिवर्स से क्या करते हैं, एमिट करते हैं। पल्सर्स का मैग्नेटिक जो है बहुत हाई रहता है। पल्सर्स हैव मैग्नेटिक फील्ड दैट रेंज फ्रॉम 100 मिलियन टाइम्स टू 1 क्वाड्रिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ, ठीक है। जो रेडियो वेव्स एमिटेड होती हैं पल्सर से वो मे नॉट पास थ्रू द फील्ड ऑफ व्यू ऑन द अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप, ठीक है। अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से वो पास नहीं होती, प्रिवेंटिंग एस्ट्रोनॉमर्स को दिखती नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, में नॉट पास थ्रू द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप। अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप जहाँ पे हैं उनको वो जो देख रहे हैं पल्सर्स की लाइट वहाँ से नहीं दिखती, तो इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स को वो दिखती नहीं है। साइंटिस्ट ने यूज़ पल्सर किस लिए यूज़ किया है, टू स्टडी द एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए, ग्रेविटेशनल वेव्स को, प्लैनेट को सर्च करने के लिए बियॉन्ड आर अर्थ सोलर सिस्टम एंड मेजर कॉस्मिक डिस्टेंस, ठीक है। तो दीज आर द पल्सर्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं एंड मैग्नेटर्स क्या होते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सोप्लैनेट। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट वो होते हैं जो प्लैनेट होते हैं सन को नहीं रिवॉल्व करते, वो किसको रिवॉल्व करते हैं, अदर ऑर्बिट्स को और स्टार्स को रिवॉल्व करते हैं रैदर देन सन, ठीक है। दे आर वेरी हार्ड टू सी डायरेक्टली, बहुत डिफिकल्ट होता है इनको विद टेलीस्कोप से देखने के लिए, बिकॉज दे आर हिडन, बिकॉज वो छुपे रहते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड सो फार, फर्स्ट इज सुपर अर्थ।
ठीक है। सुपर अर्थ नाम ही से समझ में आ रहा है कि अर्थ से बड़ा एक्सोप्लैनेट सिमिलर, ठीक है, और या अर्थ के साइज़ का सिमिलर लाइक अर्थ प्लैनेट, बट जिनका मास जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, सुपर अर्थ जो है साइज़ जो है अर्थ के बराबर है, बट मास जो है उनका ज़्यादा है, इसलिए उनको सुपर अर्थ कहा गया। और बट जो है लेस देन बट उनका मास जो है वो कम है किससे, यूरेनस और नेपट्यून से, जो कि लार्जर प्लैनेट है हमारे। ठीक है, सुपर अर्थ। केपलर 164-9c नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से हमने देखा है। ठीक है, अर्थ साइज एक्सो प्लैनेट है, 300 लाइट ईयर्स अवे फाउंड हुआ था, डिस्कवर हुआ था। ठीक है, K2-18b जो है इट इज़ मोर देन 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के मास से 8 टाइम्स ज़्यादा है। और ऑर्बिट किसको करते हैं, रेड ड्वार्फ प्लैनेट को करते हैं। ठीक है, फिर वास्प 76b इट इज़ 640 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। फिर फेमलहॉट बी जो है रिसेंटली कंफर्म किया गया कि अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड नॉट एन एक्सोप्लैनेट। फेमलहॉट बी जो था फर्स्ट एक्सोप्लैनेट था, बस ये जो है अभी डिस्कवर किया, अभी बताया गया कि वो जो क्लाउड था डस्ट का पार्टिकल, क्लाउड था डस्ट का, ना कि एक्सोप्लैनेट था। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में रिसेंटली पोटेंशियल रेडियो सिग्नल जो है कलेक्ट की गई है पहली बार एक्सोप्लैनेट से। ठीक है, तो ये क्या न्यूज़ में क्यों है, द एमिशन ब्रस्ट वर अनकवर्ड फ्रॉम द टाउ बूट्स स्टार सिस्टम विच कंटेन अ बाइनरी स्टार सिस्टम एंड एक्सोप्लैनेट। ऑब्जर्विंग एन एक्सोप्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड हेल्प एस्ट्रोनॉमर्स डेसिफर अ प्लैनेट्स इंटीरियर एंड एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज़। क्या करेगा एक्सोप्लैनेट जो है, एक्सोप्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता करके हम एस्ट्रोनॉमर्स को क्या हेल्प मिलेगी, तो प्लैनेट के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं स्टार्स की और उनके इंटरेक्शन से क्या क्या बनता है, तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सोलर विंड डेंजर्स एंड कीपिंग द प्लैनेट हैबिटेबल। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सोप्लैनेट को हैबिटेबल बनाती है। ठीक है, एंड सोलर विंड के डेंजर से बचाती है। ठीक है, नाउ कम्स टू द डार्क मैटर, नॉट सुपर हैवी और सुपर लाइट। ठीक है, हमने पढ़ा है डार्क मैटर जो होता है वो न्यूज़ में क्यों है ये, Scientists have narrowed down the range of masses within which particles that could make up dark matter may lie using quantum gravity। ठीक है, साइंटिस्ट ने अभी बहुत सारे पार्टिकल्स को डिस्कवर किया है जो क्वांटम ग्रेविटी में लाई करते हैं। ठीक है, क्वांटम ग्रेविटी क्या होती है, आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम फिजिक्स का, जो हमने अभी पढ़ाया था आपको, आई थिंक IT एंड टेक्नोलॉजी में जब क्वांटम पढ़ाया था। तो इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ ग्रेविटी वर्क्स ऑन यूनिवर्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो क्वांटम ग्रेविटी क्या हेल्प करती है कि यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे, जैसे बिट और क्यूबिट होते हैं, तो उन पर कैसे इफेक्ट करती है हमारी ग्रेविटी। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्या है, डार्क मैटर, अभी तक हमको रिसर्चर्स ने बताया कि डार्क मैटर जो होता है वो सुपर लाइट भी नहीं होता, मतलब बहुत कम वेट का भी नहीं होता, और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा वेट का भी नहीं होता। ठीक है, जब तक उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, बस फोर्स जो एक्ट कर रही है हम उसको नहीं जानते कि क्या एक्ट कर रही है। ठीक है, तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो होते हैं वो 95% यूनिवर्स में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब 95% जो यूनिवर्स में होते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होते हैं, जिसमें से 27% डार्क मैटर जो है वो गैलेक्सीज को टुगेदर बाउंड करके रखते हैं, और 68% ऑफ द यूनिवर्स जो है वो मेड अप ऑफ डार्क एनर्जी है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स को बढ़ाने के लिए। डार्क मैटर इज़ कम्प्लीटली जो होते हैं वो हमको नहीं दिखते हैं, इनविजिबल होते हैं। ठीक है, और इनविजिबल लाइट से भी इनविजिबल होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अदर रेडिएशंस होती हैं उनमें भी हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इट इज़ सो इम्पॉसिबल होता है इनको करंट इंस्ट्रूमेंट देखने का। However, its gravitational effect are necessary to explain the motions of the cluster of galaxy। ठीक है, इनका जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है वो हमको करेगा कि कैसे क्लस्टर्स का मोशन हो रहा है, यूनिवर्स के बारे में हमको पता लगेगा। ठीक है, नाउ कम टू द सैटर्न्स टिल्ट कॉज्ड बाय इट्स मून। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली हमारा अर्थ जो टिल्ट रहता है वैसे सैटर्न भी टिल्ट रहता है, तो पहले हम उसके बारे में पूछ रहे थे सैटर्न टिल्ट क्या है। ठीक है, सैटर्न जो है वो 26.73 डिग्रीज टिल्ट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट, जैसे सन भी टिल्ट रहता है अपने ऑर्बिट के 23.5 डिग्री टिल्ट रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब सन्स जो है टिल्ट जो है सन अर्थ का उसकी एक्सिस पे ये बताते हैं कि कितने सीजन्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सैटर्न्स का भी टिल्ट हमें क्या बताएगा कि उसके भी सीजन्स होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रपोज किया है कि अर्थ का टिल्ट जो है
वो किससे फॉर्म हुआ है, कोलिजन की वजह से फॉर्म हुआ है बिटवीन द प्लानिटेसिमल्स, ठीक है, विच इवेंचुअली कोलैप्स टू फॉर्म प्लानिट, ठीक है। अर्थ का टिल्ट किस लिए फॉर्म हुआ है, किस वजह से फॉर्म हुआ है, क्योंकि एनर्जेटिक कोलिजन हुआ है बिटवीन द प्लानिटेसिमल्स और वो फॉर्म करके प्लानिट बनाए। प्लानिटेसिमल्स क्या होते हैं, एक बॉडीज़ होती, बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जो कोलैप्स्ड हुई हैं, अर्थ को फॉर्म की हैं और अदर प्लैनेट्स को फॉर्म की है, ठीक है, अदर प्लैनेट्स को फॉर्म की है। नाउ अबाउट सैटर्न के बारे में पता कर लेते हैं। सैटर्न जो होता है वो हमारा 6th प्लैनेट होता है फ्रॉम द सन और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम, ठीक है, और मोस्टली किससे बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से। सैटर्न की रिंग जो है वो किससे बनी है, बहुत सारे कॉमेट्स एस्टेरॉइड्स आए हैं, वो ब्रेक हुए हैं, ठीक है, ब्रोक हुए हैं और ग्रेविटी के कारण, सैटर्न की ग्रेविटी के कारण वो सैटर्न के ऑर्बिट के अराउंड मूव करने लगे, तो उसे ही रिंग बोलते हैं, ठीक है। सैटर्न का जो सैटर्न के सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न और सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन आर सोलर सिस्टम, और जुपिटर का सबसे लार्जेस्ट मून है जिसको गाइनामीड बोलते हैं, ठीक है। Now comes to the why it is news. Saturn's, a team of researchers reported that Saturn's axial tilt is caused by gravitational pull of Saturn's moon. अब रिसर्चर्स ने डेवलप किया कि जो सैटर्न का एक्सियल टिल्ट है, जो सैटर्न टिल्ट हुआ है 26 पॉइंट सम डिग्रीज पे, वो सैटर्न का टिल्ट किस वजह से हुआ है, ग्रेविटेशन जो सैटर्न्स के मून है उनके ग्रेविटेशनल की पुल की वजह से, जो क्योंकि वो माइग्रेट कर रहे हैं अपने प्लैनेट से दूर की तरफ, दूर माइग्रेट कर रहे हैं, इसलिए वो टिल्ट हो रहा है सैटर्न, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था। मिशन टू सैटर्न्स क्या क्या है, पॉइनर 1 है जो कि नासा ने लॉन्च किया है, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सैटर्न, वॉयेजर 1 एंड 2 लॉन्च बाय नासा, जो गैसियस प्लैनेट है उनको देखने के लिए, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, सैटर्न की रिंग हो गई, ठीक है। कसीनी प्रोब मिशन क्या है, एक्सप्लोर द सैटर्न एटमॉस्फेयर, रिंग्स एंड मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है। तो ये है टाइटन को देखने के लिए, टाइटन जो है सैटर्न का मून है उसको देखने के लिए, ठीक है। नाउ कम्स टू द रिसेंट स्पेस रिलेटेड फिनोमिनल्स एंड फाइंडिंग्स। तो इसको समझने से पहले हमको पता होना चाहिए एस्टेरॉइड होता क्या है। एस्टेरॉइड जो होता है वो मेटल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, ठीक है। वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। जो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो किसके किसके बीच में होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, ठीक है। जनरली ये टेल नहीं फॉर्म करते और वो सब नहीं फॉर्म करते, ठीक है। तो एस्टेरॉइड 16 साइकी अभी डेवलप किया गया है, एस्टेरॉइड 16 साइकी अभी पाया गया है, जो ऑर्बिट किसको करता है, मार्स और जुपिटर को ऑर्बिट करता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैसिव ऑब्जेक्ट इन एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, ठीक है। एस्टेरॉइड्स जो होती हैं माइनर प्लैनेट्स होते हैं, जो रॉकी एयरलेस रेमिनेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट ओवर सोलर सिस्टम से वो फॉर्म करते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। रीसेंट स्टडी हैज़ फाउंड दैट एस्टेरॉइड 16 साइकी कुड बी मेड एंटायरली ऑफ मेटल, जो ठीक है, जो मेटल से बना हुआ है, जिसका 10,000 क्वाड्रेरियन जो है इकोनॉमी है, जो कि इकोनॉमी अर्थ से ज़्यादा है। फिर एस्टेरॉइड 2020 ND मेड अ फ्लाई पास बाय अर्थ, ठीक है, फ्लाई बाय। नासा ने क्लासीफाई किया है पोटेंशियली हजार्डियस एस्टेरॉइड एज अ नियर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, नियर अर्थ ऑर्बिट पोटेंशियली हजार्डियस एस्टेरॉइड, एंड उसको एस्टेरॉइड 2020 ND को नासा ने क्या क्लासीफाई कर दिया, पोटेंशियली हजार्डियस एस्टेरॉइड और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स होते हैं, जो भी नियर बाई प्लैनेट रहते हैं, जो उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रहता है उनके कारण वो मूव करते हैं और जिसके कारण वो अर्थ के नेबरहुड्स पे एंटर करते हैं, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट आर मोस्टली किससे वाटर आइस से बने होते हैं और डस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। एस्टेरॉइड विथ अ मिनिमम ऑर्बिटल इंटरसेक्शन डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.05 AU एंड बिगर देन 150 मीटर्स इन डायमीटर आर कंसीडर्ड एट PHA, ठीक है। पोटेंशियली हजार्डियस एस्टेरॉइड क्या होते हैं, वो एस्टेरॉइड्स होते हैं जिनका मिनिमम ऑल्टरनेट डिस्टेंस जो रहता है वो 0.05 AU रहता है और 150 मीटर से ज़्यादा बड़े डायमीटर के होते हैं, उन्हें हम पोटेंशियली हजार्डियस एस्टेरॉइड बोलते हैं। MOID क्या होता है, मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है क्लोजेस्ट पॉइंट बिटवीन का ओवरलैपिंग, जो भी टू बॉडीज ओवरलैपिंग कर रही हैं उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, उसे हम ये बोलते हैं, ठीक है। देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। फिर नासा सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी डिटरमाइंस द टाइम्स एंड डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो नासा का सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी है वो डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस मेजर करता है इन बॉडीज़ का, जब वो अर्थ के क्लोज आती हैं, ठीक है।
तो साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड डिफरेंट वेज ऑफ वार्ड ऑफ सच थ्रेट्स, ठीक है, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो वन ऑफ सच प्रोजेक्ट जो है एस्टेरॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट जो है नासा का, एस्टेरॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट जो है नासा का डार्ट मिशन को वो करता है, इंक्लूड करता है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हीरा मिशन को इंक्लूड करता है। नाउ कम टू जेमिनिड मिट्योर शॉवर। अब सबसे पहले हमको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट आर द मिट्रॉइड्स, व्हाट आर मिट्योर्स एंड व्हाट आर मिट्रॉइड। तो यहाँ पे लिखा है मैंने आई होप ये आपको दिख रहा हो। तो सबसे पहले आते हैं मिट्योर, मिट्रॉइड्स वो होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स एस्टेरॉइड और कॉमेट्स के जो सन को ऑर्बिट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा मिट्रियोर्ड्स बनता है, ठीक है। फिर मिट्रियोर होते हैं, वो मिट्रॉइड होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मिट्योर बोलते हैं। फिर मिट्रोराइट क्या होते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारे अर्थ के सरफेस पे लैंड करते हैं, उन्हें मिट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिट्रॉइड्स फॉर्म होते हैं, फिर उसके बाद मिट्योर बनते हैं, फिर मिट्रॉइड बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑर्बिटिंग द सन करते हैं, फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, फिर लैंड करते हैं कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे लैंड करते हैं। तो आई होप आई हैव क्लियर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिट्रॉइड्स, मिट्योर एंड मिट्रॉइड, ठीक है। तो जेमिनिड मिट्योर शॉवर जो है हर साल आता है, जो कि दिसंबर मंथ में आता है। तो मिट्योर और मिट्रॉइड्स का डिफरेंस मैंने बता दिया। ये जेमिनाइड मिट्योर्स जो होते हैं वो टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, रॉकी डेब्रिज होते हैं, जो एक किससे, कौन से एस्टेरॉइड से, स्मॉल एस्टेरॉइड है फैथन, 3200 फैथन जो है, उससे बहुत सारे पार्टिकल जो शेड हुए हैं, जो गिरे हुए हैं, उससे बना है। फैथन लूप अराउंड द सन्स एवरी 1.4 ईयर्स इन एन ऑर्बिट दैट अप्रोचेस द सन क्लोजर टू देन एनी अदर नोन एस्टेरॉइड, ठीक है। जेमिनाइड मिट्योर शॉवर। फिर आते हैं कॉमेट जो होते हैं ये भी जो होते हैं, ये रॉक्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन और आइस से बने हुए होते हैं, ठीक है। इन हाइड्रोकार्बन, आइस और रॉक्स होते हैं, सेंट्रिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये जनरली टेल फॉर्म करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब कॉमेट जो है सन के क्लोज आता है, तो जो उसका आइस है वो मेल्ट होता है और एक लॉन्ग टेल बनाता है, उसी को हम टेल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो कॉमेट नियोवाइस, अभी क्या है, नियोवाइस, नासा ने अपने नियोवाइस टेलीस्कोप से एक कॉमेट डेवलप किया है जिसको उन्होंने नियोवाइस बोला है, ठीक है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। नियोवाइस क्या है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप है, ठीक है। कॉमेट जो होते हैं डस्टी स्नोबॉल्स होते हैं, जो कि किसको ऑर्बिट करते हैं, सन को ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, इन सब से बने हुए होते हैं। जनरली ये मटेरियल तब फॉर्म हुए थे जब सन सोलर सिस्टम हमारा फॉर्म हुआ था। तो ये कॉमेट नियोवाइस। नाउ कम टू मिल्की वे लुक अलाइक गैलेक्सी फाउंड, ठीक है। नेम क्या है उस गैलेक्सी का, SPT 041847। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर दिस नेम। एक्चुअली मिल्की वे गैलेक्सी फाउंड हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई। तो गैलेक्सी जो है लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैसेस और इन सबको मिलाकर बनी होती है, ठीक है, जो कि इनके ग्रेविटी से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सन एंड ऑल अदर प्लैनेट जो हैं अराउंड इट, जो कि गैलेक्सी का पार्ट है, वो मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं। फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी है एक, जो कि इंपॉर्टेंट है, इज़ नोन एज मैसर 31 NGC 224, जो है नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी है किसके, मिल्की वे के, ठीक है। नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी है मिल्की वे के, जो कि स्पाइरल शेप की है, विजिबल है, हम देख सकते हैं फ्रॉम द अर्थ, एंड इज़ हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ विरियल मास एज मिल्की वे, ठीक है। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो गई। देन प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो नियरेस्ट स्टार है सन का, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, एस्ट्रोनॉमर्स लुकिंग फॉर एलियन लाइफ हैव रिसेंटली पिक्ड अप ऑफ इंट्रीग्यूइंग रेडियो वेव्स एमिशन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है क्या, इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द सन, 4.2 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सन है, जिसका मास जो है 8th ऑफ द सन है, ठीक है। और ये बहुत डिम होता है, जो कि नेकेड आई से थोड़ा बहुत विजिबल होता है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स कौन से होते हैं, अभी लो मास सुपर जाइंट स्टार्स होते हैं, जो कि हाइड्रोजन, जिसमें बहुत हाइड्रोजन नहीं होता और हीलियम का अबेंडेंस होता है, ठीक है। दिस इज़ कॉन्ट्रास्ट टू मेजॉरिटी ऑफ स्टार्स, ठीक है, इंक्लूडिंग सन, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, हीलियम नहीं होता है। तो एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं सन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए लार्जर होते हैं और हॉटर होते हैं। देन ड्वार्फ प्लैनेट, हाँ,
डॉफ प्लैनेट सेरेस को अभी ओशन वर्ल्ड स्टेटस दिया गया है, ठीक है। ये स्टेटस सेरेस को, सेरेस एज ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब जिस सॉल्यूशन में सॉल्ट रहे, सॉल्ट इन वाटर रिजर्वायर मेकिंग टू वाटर रिच, ठीक है। सेरेस जो है डॉफ प्लैनेट है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो लाई करता है। अभी हमने बताया था मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट लाई करती है। जनरली 5 डॉफ स्टार्स हैं, डॉफ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। पहला है सेरेस, दूसरा है मेकमेक, तीसरा है एरिस, फिर होमिया और प्लूटो। दीज आर द 5 ड्रॉप स्टार्स। तो आप इसको याद कर लीजिए, एरिस, मेकमेक, होमिया एंड सिरिस एंड प्लूटो, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है ड्रॉप स्टार का, ठीक है। एक तो पहला क्राइटेरिया है, सबसे पहले वो ऑर्बिट सन को कर रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज़, उनका खुद का कोई सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, वो खुद के, वो किसी और के सैटेलाइट नहीं होने चाहिए, किसी भी प्लैनेट के, जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, मून का सैटेलाइट, वो मार्स का सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, तो वो खुद किसी के सैटेलाइट नहीं होने चाहिए। उन्होंने अपना नेबरहुड जो है अराउंड इट्स ऑर्बिट क्लियर ना किया हो, और उनकी ग्रेविटी एनफ हो कि वो स्फेरिकल शेप में मूव कर सके। तो दीज आर द 4 क्राइटेरिया फॉर ड्रॉप प्लैनेट, ठीक है। बॉडी ऑर्बिट अराउंड द सन, वो खुद नॉट अ सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट, हैव नॉट क्लियर पाथ नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, एंड मास उनका ग्रेविटी एनफ हो कि उनको स्फेरिकल शेप में ला सके। देन वीनसियन एटमॉस्फेयर रोटेट्स फास्टर देन द प्लैनेट्स इटसेल्फ। वीनस जो होता है, वीनस टेक्स 243 अर्थ डेज टू रोटेट वंस अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। इतना स्लो रोटेशन के बाद भी वीनस का जो एटमॉस्फेयर रोटेट करता है वो 60 टाइम्स फास्टर देन द अदर प्लानिटरी रोटेशन करता है, ठीक है। तो जिसका वीनस को प्लानिट एटमॉस्फेयर के रोटेशन को क्या हम बोलते हैं, सुपर रोटेशन, ठीक है। वीनस एटमॉस्फेयर जो है वो थिक होता है और बहुत सारे क्लाउड्स और सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है। इट एटमॉस्फेयर हीट्स मच मेकिंग इट हॉटेस्ट, इसका एटमॉस्फेयर इतना हीट होता है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो ये हो गया वीनस। फिर अपोजिट इवेंट, अपोजिट इवेंट क्या होता है, जब कोई भी आउटर प्लैनेट अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो उसे हम अपोजिशन इन द इवेंट बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अर्थ, सन एंड आउटर प्लैनेट आर लाइंड अप, नहीं, व्हेन अर्थ, सॉरी, अपोजिशन इवेंट वो होता है जब कोई भी अर्थ, सन और आउटर प्लैनेट लाइंड अप होते हैं, जब अर्थ जो है मिडिल पे आ जाता है, ठीक है। द टाइम ऑफ अपोजिशन इज द पॉइंट व्हेन आउटर प्लैनेट जो है वो बहुत क्लोजर आ जाता है अर्थ के फॉर अ गिवन ईयर, ठीक है। तो प्लैनेट जो है ब्राइटर अपीयर होने लगता है, ब्राइटर अपीयर होना था। तो ड्यू टू अपोजिशन इवेंट मार्स विल आउटशाइन जुपिटर, तो मार्स जो है जुपिटर से ज़्यादा आउटशाइन किया, बिकम द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो अपोजिशन इवेंट क्या होता है, जब अर्थ जो है किसी आउटर प्लैनेट और सन के बीच में आ जाता है तो उसे बोलते हैं, और जब आउटर प्लैनेट सन के इतना करीब आता है कि उसको वो खुद ब्राइटर दिखे अदर प्लैनेट से, तो उसको बोलते हैं अपोजिशन इवेंट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अदर स्पेस मिशंस। द फर्स्ट मिशन इज़ मार्च 2020। अभी हमने बनाया, जब मैंने मार्स ऑर्बिटल मिशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि यूरोपियन स्पेस, वो नासा ने अभी लॉन्च किया है, 2020 में इसको लॉन्च किया है। प्रिजर्वेंस रोवर है, क्या करेगा वो, लाइफ, एंशिएंट लाइफ के बारे में पता करेगा, रॉक और सॉइल सैंपल्स मार्स का लेगा और वो किसको, अर्थ को रिटर्न करेगा, ठीक है। द रोवर इज इक्विप विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो डेटा कलेक्ट करेगा, एनालाइज वेदर कंडीशन, ठीक है, फ्यूचर मिशंस के लिए हेल्प करेगा। The mission also include Ingenuity Mars helicopter, ठीक है। Ingenuity will be the first aircraft to attempt controlled flight on the another planet। Ingenuity जो था वो पहला एयरक्राफ्ट था जो कि दूसरे प्लानट पे गया था, ठीक है, पहला अटेम्प्ट किया था, ठीक है। आर्टिमस अकॉर्ड, आर्टिमस मिशन क्या है, नासा का मिशन है, ठीक है, नासा का मिशन है, ठीक है। बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन नासा एंड इंटरनेशनल पार्टीज है कि आप जो फर्स्ट वुमेन है, आर्टिमस जो है इस नासा का मून मिशन है जिसमें पहली वुमेन को आप कहाँ भेजोगे, मून पे भेजोगे बाय 2024, बाय 2024, ठीक है। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू क्रिएट अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू गवर्न द सिविल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एंड यूज़ ऑफ आउटर स्पेस एट अ टाइम्स। देन एग्रीमेंट जो है बहुत सारे नॉर्म्स को इन्वॉल्व करती है, ट्रांसपेरेंसी, स्पेसक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अकॉर्ड जो है किस पे बेस्ड है, आउटर स्पेस ट्रीटी पे बेस्ड है 1967 की, ठीक है। फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हैव ऑलरेडी शोन देयर सपोर्ट। इंडिया ने अभी कोई सपोर्ट नहीं दिया, क्लैरिफाई अपना कोई स्टैंड नहीं जताया, बट फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने सपोर्ट किया। आर्टिमस अकॉर्ड क्या है, मून पे मिशन है, नासा का मिशन है जिसमें वो वुमेन को भेजेगा बाई 2024 तक, ठीक है। तो नासा का मिशन है, आउटर स्पेस ट्रीटी पे बेस्ड है, ठीक है। नाउ कम टू ऑसिरिस रेक्स। ऑसिरिस रेक्स क्या है, नासा का स्पेस क्राफ्ट है जो एस्टेरॉइड जो बेन्यू को
ड्रैड जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड में ट्रेवल किया है, जो कि बेनू है। बेनू जो है नियर अर्थ एस्टेरॉइड है और वो अर्थ में सैंपल है, ठीक है, 2016 में लॉन्च किया था, ठीक है। तो एंड फर्स्ट सैम्पल कलेक्शन अटेम्प्ट्स वाज शेड्यूल्ड फॉर अक्टूबर 2020 ड्यूरिंग स्पेसक्राफ्ट डिसेंडेड टू बेनू सरफेस एंड कलेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। इट्स शेड्यूल टू डिपार्ट बेनू बाई 2021 एंड अर्थ में कब आ जाएगा, 2023 में आ जाएगा। ये प्लैनेट को इन्वेस्टिगेट करेगा, कैसे लाइफ बिगिन हुई और एस्टेरॉइड्स कैसे फॉर्म होना स्टार्ट हुए, तो वो ये सब बताएगा, ठीक है। तो ओसिरिस रेक्स क्या है, नासा का स्पेसक्राफ्ट है जो कि क्या कहाँ पे ट्रेवल किया, नियर अर्थ एस्टेरॉइड होता है, बेनू होता है, ठीक है। नाउ एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ, एस्ट्रोस, ठीक है। तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, एस्ट्रोस, ठीक है। नासा का मिशन है, नासा का न्यू मिशन है जो टेलीस्कोप को सेंड करेगा स्ट्रेटोस्फेयर में, जो ऑब्जर्व करेगा बहुत सारी वेवलेंथ, टू ऑब्जर्व वेवलेंथ ऑफ लाइट इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से इनविजिबल है लाइट की वेवलेंथ, उनको वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो मिशन विल ट्राई टू फाइंड आंसर्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ जो जाइंट स्टार्स गैलेक्सी में फॉर्म होते हैं। ये लॉन्च कहाँ से किया गया है, अंटार्कटिका से लॉन्च करेंगे, 2023 में लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो एस्ट्रोस मिशन नासा का मिशन है, इसमें वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व करेंगे जो अर्थ से हमको नहीं दिखती हैं, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ जाइंट स्टार कैसे फॉर्म हुए, और 2023 में लॉन्च करेंगे, अंटार्कटिका से लॉन्च करेंगे। फिर अनीता जो है नासा का इंस्ट्रूमेंट है, रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च किया गया है। अनीता जो है नासा का पहला ऑब्जर्वेटरी है जो न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। न्यूट्रॉनो जो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो कि बहुत सिमिलर लाइक इलेक्ट्रॉन्स से होते हैं, बट उनका पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ठीक है, और बहुत कम मास होता है, ठीक है। मोस्ट एबेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं यूनिवर्स में। देन स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है, जिसमें वो जितने भी क्रू हैं, मेंबर्स हैं, उनको फ्लाई करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह के लिए, इसलिए ये स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन है नासा का है, ठीक है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम विल वर्क विद सेवरल अमेरिकन एरोस्पेस इंडस्ट्री कंपनीज विद एम टू डेवलपिंग रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू एंड फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नाउ कम्स टू चाइना के मिशन। चाइना का चेंजी 5 मिशन जो पिछले साल बहुत न्यूज़ में था, वो किस पे है, मून पे मिशन है, जो कि साउथ पोल ऑफ द मून पे लैंड किया था। चाइना जो है थर्ड कंट्री जो है लूनर मिशन आफ्टर यूएस और रशिया के बाद किया है, ठीक है। द चेंज मिशन जो है मटेरियल कलेक्ट किया है मून रोवर नोन एज ओशियंस ऑफ स्टॉर्म्स विच इज़ वास्ट एंड अनएक्सप्लोर्ड लावा प्लेन है, ठीक है। वास्ट है और अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जो कि लावा प्लेन है, जहाँ पे लावा मतलब होता है जो मैग्मा राइज होता है वॉल्केनो के कारण। तो हमको पता चल रहा है कि मून के सरफेस पे थोड़ा बहुत वॉल्केनो भी है। फिर बाइडू मिशन नासा का चाइना का नेविगेशन प्रोग्राम है। जब मैंने IRNSS पढ़ाया था तो चाइना के बारे में बताया था। अच्छा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाइडू मिशन जो है वो उसके अंदर आता है क्या, IMO के अंदर रिकग्नाइज्ड है कि नहीं रिकग्नाइज्ड है, तो आप मुझे ये बताइएगा। नाउ ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो कंट्रीज़ है, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव की, वो यही सिस्टम फॉलो करती है, यही नेविगेशन सिस्टम फॉलो करती है, और अदर नेविगेशन सिस्टम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एरियल जो मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, कॉस्मिक विजन प्रोग्राम है, एक स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को कंप्राइज किया है, 50 कंट्रीज, ये एक्सो प्लैनेट को स्टडी करने के लिए है, ठीक है। एरियल जो मिशन है वो एक्सो प्लैनेट को स्टडी करने के लिए है, ठीक है, उनका नेचर, उनका फॉर्मेशन। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एरियल मिशन है जो कि एक्सो प्लैनेट को स्टडी करने के लिए है। फिर जापान का हायाबुसा 2 मिशन है जो कि एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स जो होते हैं रेगू, टू स्टडी एस्टेरॉइड्स रेगू एंड कलेक्ट सैम्पल्स फ्रॉम इट एंड टू ब्रिंग इट ऑन द अर्थ। सेंट्री ऑस्ट्रेलिया में अभी सेफली लैंड किया है। रीगू इज़ अ कार्बोनेशियस नियर अर्थ एस्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। ये हमको क्या बताएगा, ओरिजिन बताएगा सोलर सिस्टम का, और ऑब्वियसली एस्टेरॉइड्स के बारे में बताएगा, ठीक है। देन होप मिशन क्या है, अभी मैंने बताया था जब मैंने मार्स मिशन पढ़ाया था। तो होप मिशन क्या है, अरब नेशन का पहला, अरब कंट्रीज़ का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है जो कि मार्स पे किया गया है। UAE का मिशन है, ठीक है, अमल मिशन भी बोलते हैं। UAE जो है 4th स्पेस मिशन है एंड फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन है, ठीक है। इट विल ऑर्बिट मार्स टू स्टडी द मार्टियन एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। देन आते हैं जॉइंट कोलैबोरेशन कौन कौन से प्रोजेक्ट की।
तो जॉइंट कोलैबोरेशन में सबसे पहले आते हैं हम सोलर ऑर्बिटल। सोलर ऑर्बिटल जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है किसका किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और नासा का है, टू स्टडी द सन। सोलर से ही हमको पता चल रहा है किसके लिए, सन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, नियरेस्ट प्रोब विद द सेंसर्स फेसिंग सन एंड क्लोजेस्ट विद द कैमरास दैट कैप्चर क्लोजेस्ट स्टार एट प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। फर्स्ट इमेजेस ऑफ सोलर ऑर्बिटल ओमनी प्रेजेंट मिनिएचर सोलर फ्लेयर्स डब्ड कैंप फायर्स नियर द सरफेस ऑफ द सन, ठीक है। इन्होंने बताया कि मिनिएचर सोलर फ्लेयर्स ये सब प्रेजेंट है सोलर ऑर्बिटल मिशन में, ठीक है। सोलर ऑर्बिटल मिशन कहाँ के को किसने लॉन्च किया है और किस चीज़ के लिए है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कर लीजिए। और किस ईयर में लॉन्च हुआ है, तो इट इज़ मोस्ट, ये एनफ है आपको पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, बिकॉज हमको यूपीएससी क्रैक करना है, ना कि हमको एज अ सब्जेक्ट हमको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो बेपी कोलंबो मिशन किस पे है, तो सबसे पहला बेपी कोलंबो मिशन जो है मरकरी पे है। किसने लॉन्च किया है, जापान एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। इट इज़ द जॉइंट एंडेवर मिशन ऑफ जापान एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इट इज़ द फर्स्ट यूरोपियन मिशन टू द मरकरी, ठीक है। मरकरी पे पहला यूरोपियन मिशन है। इट कंसिस्ट 2 इंडिविजुअल पार्ट्स। मरकरी प्लानिटरी ऑर्बिटर जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी कैरी करेगी, और जापान को जो है मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर कंट्रोल करेगी। तो एमएमओ कौन करेगा, ईएसए, एंड जापान कौन करेगी, मीओ करेगी, ठीक है। इट सक्सेसफुली जो है वीनस को उसने क्रॉस कर लिया है, फ्लाई बाई वीनस हो गया है, ठीक है। देन स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक जो है नेटवर्क ऑफ सेटेलाइट है जो अनकनेक्टेड एरियाज़ हैं, जो हमारे उनको क्या पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। स्पेस एक्स जो कंपनी है उन्होंने बिल्ड किया है। इट अ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी उन एरियाज़ को जो अनरिलायबल है, एक्सपेंसिव है, कम्प्लीटली अनअवेलेबल है। ये कहाँ पे प्लेस किया गया है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है 550 किलोमीटर पे, ठीक है। कन्वेंशन बट हमारे जो कन्वेंशनल सैटेलाइट्स होते थे वो हमको कहाँ प्लेस करते थे, 3500 किलोमीटर तक प्लेस करते थे, जिसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता था। तो ये हम लो अर्थ ऑर्बिट पे प्लेस करेंगे और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सैटेलाइट्स जो है ऑन वर्ल्ड प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ करेगी, ठीक है। देन स्टारडस्ट 1.0। स्टारडस्ट 1.0 जो है वॉज लॉन्च, किससे लॉन्च किया गया है, लोरिंग कॉमर्स सेंटर्स यूएस ने लॉन्च किया है। इट इज़ अ फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च है जो कि बायोफ्यूल जिसमें भरा गया है, ठीक है, विच इज़ नॉट टॉक्सिक टू एनवायरमेंट। बायोफ्यूल जो, ठीक है। द रॉकेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, किसने मैन्युफैक्चर किया है, ब्लू शिफ्ट ने मैन्युफैक्चर किया है। और ये क्या करेगा, बहुत सारे स्मॉल सेटेलाइट जो क्यूबसेट होते हैं वो स्पेस में ले जाएगा, ठीक है। तो स्टारडस्ट क्या करेगा, बहुत सारे स्मॉल सेटेलाइट्स जो हैं क्यूबसेट जो है स्पेस पे ले जाएगा। और ये क्या फ्यूल यूज़ किया है, बायोफ्यूल यूज़ किया है। बायोफ्यूल जो कैसे ऑब्टेन होते हैं, बायोमास से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, विच कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू लिक्विड फ्यूल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल विच कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, ठीक है। दो मोस्ट कॉमन काइंड होते हैं बायोफ्यूल के, बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल, ठीक है, जो कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी में आते हैं। फिर आते हैं न्यू शेफर्ड मिशन। न्यू शेफर्ड मिशन जो है यूएस का मिशन है, जो कि कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, ब्लू ओरिजिन कंपनी ने लॉन्च किया है। ये एस्टेरॉइड्स को कहाँ ले जाएगा, बियॉन्ड करमान लाइन। करमान लाइन क्या होते हैं, जो आउटर एटमॉस्फेयर और इनर एटमॉस्फेयर के बाउंड्री बनाती है, दैट इज कॉल्ड करमान लाइन, ठीक है। द इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस, दैट इज कॉल्ड करमान लाइन, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, करमान लाइन क्या होती है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉडी होती है, वो होती है करमान लाइन, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ ले जाएगी, बियॉन्ड करमान लाइन ले जाएगी। यूएस का प्रोग्राम है न्यू शेफर्ड, ठीक है। नाउ कम्स टू द 30 मीटर स्केल। 30 मीटर स्केल प्रोजेक्ट। 30 मीटर स्केल प्रोजेक्ट जो है इट इज़ अ न्यू क्लास ऑफ टेलीस्कोप है, जो कि हमको अलाउ करेगा कि हम स्पेस को ज़्यादा जान पाएँ और कॉस्मिक वेव्स वो ऑब्जर्व कर पाएँ, ठीक है। ये किसका जॉइंट मिशन है, 5 कंट्रीज़ का जॉइंट मिशन है। आप याद रखिएगा, इंडिया जो है इसका पार्ट है, 30 मीटर टेलीस्कोप का इंडिया पार्ट है। इंडिया, यूएस, कनाडा, जापान एंड चाइना। इंडिया, यूएस, कनाडा, जापान और चाइना, ये नाम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मे बी इट इज़ ये आ सकता है। तो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ 5 कंट्रीज़, इंडिया, चाइना, कनाडा, यूएस, जापान, ठीक है। ये कहाँ सिचुएटेड है, मोना किया हवाई आइलैंड में सिचुएटेड है। ये क्या करेगा, द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ व्यूइंग टाइम और स्लॉट्स मेंबर कंट्रीज साइंटिस्ट गो टू मशीन, ठीक है। टीएमटी जो है 200 टाइम्स मोर सेंसिटिव है करेंट टेलीस्कोप से, क्योंकि एंड वुड बी एबल टू रिजॉल्व 12 टाइम्स बेटर रिजॉल्व ऑब्जेक्ट 12 टाइम्स बेटर देन द हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा हबल स्पेस टेलीस्कोप से ज़्यादा रिजॉल्व करेगा, ठीक है, ज़्यादा इमेज अच्छी प्रोवाइड करेगा। देन यूएस स्पेसक्राफ्ट टू बी नेम्ड आफ्टर कल्पना चावला,
ठीक है। तो आपको पता होगा कल्पना चावला जो थी पहली विमेन थी जो इंडिया से वो स्पेस पे गई थी, ठीक है। हर वर्क कंसंट्रेटेड, ठीक है, एयर एंड काउंटर एयरक्राफ्ट फाइटिंग वो किया था। कल्पना चावला करनाल में बॉर्न हुई थी, हरियाणा में। तो अभी यूएस ने अपना जो स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम क्या रखा है, एसएस कल्पना चावला, ठीक है। तो दिस इज़ द स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। आई हैव फिनिश्ड दिस पार्ट. If you have any problem, if you have any doubt regarding any of the topic, just comment me on the comment section. Thank you so much. कल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी विच इज़ कॉल्ड हेल्थ। सो आप हेल्थ के बारे में कुछ डिसीजेस हैं उनके बारे में पता करके आइएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच।